सर्वनाम के भेद क्या है? सर्वनाम के भेद क्या है? प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर आगे देखते हैं। 1 नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक, इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कहते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष अथवा अन्य किसी व्यक्ति यानी अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत में आप, तुम, तू, वह, वे आदि ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। फिर अब हम आगे देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ के समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अब आपके स्क्रीन पर आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको भी थोड़ा समझेंगे। ये सर्वनाम व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के संदर्भ में प्रयोग होते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, वे, उसका, उसकी, उसका, उनकी आदि। तो इसे हम समझ सकते। तो आप लोग उदाहरण देखकर समझिए, फिर स्क्रीन पर देखिए। आगे अब हम बढ़ेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की छोटी सी परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। श्रोता का मतलब सुनने वाले, वक्ता का मतलब बोलने वाले। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीन पर देखकर समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये तीनों की परिभाषा के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं। तो इसके बारे में अब हम समझेंगे। फिर अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। उत्तम पुरुष का उदाहरण क्या है, समझिए। अब उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, तू, तुम आदि। तो इसे आप पढ़ के स्क्रीन पर समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्यम पुरुष को समझेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने के लिए या सुनने वाली व्यक्ति के लिए कहा जाता है या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम मध्यम पुरुष होता है। जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, अपने, आपको आदि। ये सब स्क्रीन पर पढ़ के आप समझ सकते हैं। फिर आगे उदाहरण के तौर पर अब हम समझ सकते हैं कि तुम मुझे पसंद हो। जैसे कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं, वक्ता तुम शब्द का प्रयोग करके श्रोता से बात कर रहा है। वह श्रोता को पसंद करता है। एक यही उसे बताना चाह रहा है। इस वाक्य में तुम प्रयोग में लिया गया है, अतः यह उदाहरण मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मध्यम पुरुष, जब सुनने वाले के लिए बात की जाती है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष होता है। जैसे अब कारक देखिए, एक वचन, बहुवचन, कर्ता तू, तुम, कर्म तुझे, तुमको, तुम्हें, तुमको, संबंध तेरा, तेरे, तुम्हारा, तेरी, तुम्हारे और तुम्हारी। ये सब आप देख सकते हैं। एक वचन, कर्ता, कर्म, संबंध, ये सब
यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, आप समझ सकते हैं। फिर हम आगे अब बढ़ेंगे, अन्य पुरुष के बारे में जानेंगे। अन्य पुरुष जब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाती है तो वहाँ अन्य पुरुष होता है। जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं, जैसे कारक एकवचन बहुवचन, कर्ता यह वह ये वे, कर्म इसे इसको उसे उसको उन्हें उनको उन्हें उनको, संबंध में उसका उसके उसके इनका उनका उनके उनके इत्यादि आदि सब स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अन्य पुरुष की शैली क्या होती है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। अन्य पुरुष वह होता है जिसमें तीसरे आदमी के बारे में श्रोता या वक्ता बात करते हैं। यह वह ये वे आदि शब्द तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किए जाते हैं। इसका उपयोग ये शब्द का किए जाते हैं। ठीक है, आगे अब बढ़ेंगे। तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चय सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि ये संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार, जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध होता है या हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि यह संकेत करता है इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सरल शब्दों में थोड़ा इसको समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम समझ सकते हैं, यह वह ये वे आदि ये सब संकेत करते हैं। इधर ये सब संकेत करती हैं, यह वे संकेत करके वाक्य बनता है। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर आगे अब हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम जानते हैं और इसके डिटेल्स में पूरे अच्छी तरह से। ठीक, तो चलिए अब आपके स्क्रीन पर आ गया निश्चयवाचक की छोटी परिभाषा। निश्चयवाचक की छोटी परिभाषा क्या है, अब इसके बारे में अच्छी तरह से हम जानेंगे सीधे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या बोध होता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे यह ये उन्होंने वह वे उन्होंने आदि ये सब निश्चितवाचक सर्वनाम की ये उदाहरण है, इसे हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, फिर हम अब आगे थोड़ा सा उदाहरण को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उदाहरण को थोड़ा सा और समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए, यह पुस्तक सोनी की है। तो यह संकेत भी करता है कि यह पुस्तक सोनी की है, पुस्तक की ओर संकेत करके बोलता है। तो यह क्या हुआ, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये पुस्तक रानी की है, तो ये भी संकेत करता है, अब वस्तु को बताता है। ठीक है, यह कार मेरी है, तो ये भी संकेत करता है। ऐसे करके हर एक वाक्य में आप समझ सकते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के वाक्य को और थोड़ा देखते हैं क्या है। वह खाना खा रही है, वे मिठाई खराब है, यह भारत का नक्शा है, तो ये लकड़ियाँ गीली हैं। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, पढ़ के स्क्रीन पर आपके दिए गए हैं, इसको समझ सकते हैं। तो जितना इसमें वाक्य में वह वे यह ये जितना है ये संकेत करता है किसी वस्तु की ओर, समझ गए ना। तो ये संकेत करता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे में इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर अब हाजिर है, आ गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अब जानेंगे हम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। ठीक है,
या नहीं हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में अब हम आगे स्क्रीन पर फिर आप देखेंगे कि और थोड़ा सा इसको डिटेल्स में और हम जानेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हुए थोड़ा सा हम देखेंगे इसके और बारे में क्या क्या है। तो चलिए आपके आ गया स्क्रीन पर निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेषता की अनिश्चित जानकारी देते हैं। ठीक है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित पहचान नहीं बताते हैं। क्या करते हैं? निश्चित पहचान नहीं बताते, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की निश्चित पहचान नहीं बताते हैं, बल्कि इनकी अनिश्चित पहचान को दर्शाते हैं। जैसे में आप देखिए, कोई तो है जो मुझे देख रहा है। कुछ लोग, अब देखिए कुछ लोग खुशी से नाच रहे हैं। तो इससे आप स्क्रीन पर देखिए, समझिए। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे करें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे करें? तो चलिए आगे। अन्य सभी सर्वनामों की तरह अनिश्चित सर्वनाम का उपयोग केवल संज्ञा के समान ही किया जा सकता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अन्य सभी सर्वनाम की तरह निश्चित सर्वनामों का उपयोग केवल संज्ञा के समान ही किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसका मतलब यह है कि अनिश्चित सर्वनाम वाक्य में विषय या वस्तु के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? विषय और वस्तु के रूप में कार्य करता है। जैसे हम नीचे अब देखेंगे, विषय कोई नहीं जानता कि क्या करना है। अब वस्तु देखिए, वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जाना। विषय माने कोई नहीं जानता कि क्या करना है। ठीक है, वस्तु वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही है, तो वस्तु है। तो इस समय से आपका मतलब, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब हम इसमें जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो शब्द है ना इसमें, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हम, वह, आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो कोई किसी को नहीं कह सकता, इस वाक्य में कोई शब्द अनिश्चय का द्योतक होते हैं। ठीक है, चाहे द्योतक हैं। तो इसको आप अच्छी से पढ़ करके अच्छी तरह से इसको समझिए और समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आगे फिर हम बढ़ते हैं। अनिश्चय सर्वनाम एक वचन क्यों होते हैं? अब इसके बारे में हम जानेंगे। अनिश्चय वाचक सर्वनाम एक वचन क्यों होते हैं? एक वचन अनिश्चित सर्वनाम का उपयोग वाक्य में एक वचन संज्ञा के रूप में किया जाता है, इसलिए इन्हें एक वचन क्रिया के साथ जोड़ा जाएगा। तो एक वचन अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे कि प्रत्येक, या, तो, और, कोई, ये सब है। तो इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं। समझ गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वाक्य में उनका प्रयोग किस प्रकार किया गया है। समझ गए ना? वाक्य में उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया है, उसी पर यह निर्भर करता है। अब उदाहरण में कोई भी, अब एक वचन, अनेक बहुवचन, और सभी एक वचन और बहुवचन दोनों है, शामिल है। तो इस उदाहरण से आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़िए और समझिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं, आसानी से समझिए। और फिर अब उसी चीज़ को हम लाए हैं
अब आसानी से आप आराम से समझ सकते हैं। ये किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित पहचान नहीं बताते हैं। क्या करते हैं? ये किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित पहचान नहीं बताते हैं, बल्कि इनकी अनिश्चित पहचान को दर्शाते हैं। कोई तो है जो मुझे देख रहा है, कुछ लोग खुशी से नाच रहे हैं, समझ गए ना। तो ये क्या करता है? केवल पहचान को दर्शाता है, लेकिन निश्चित पहचान बताता नहीं है। ठीक है, तो इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। इसीलिए आसानी से समझें, इसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, फिर आगे बढ़ें। अब यहाँ देखिए, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, थोड़ा अंतर हम आपको लेकर चले हैं समझने के लिए। तो देखिए इसको, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके या करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी शब्द या वस्तु की ओर संकेत करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है, तो उन्हें अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, इसको स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अच्छी तरह से समझिए इस बात को, और फिर हम आगे, अब इसके आगे अब क्या बताएं, अब पूरा बता चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर आगे के प्रश्न लाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आपके स्क्रीन पर आ गया संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी सापेक्ष उपवाक्य की शुरुआत में किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी सापेक्ष उपवाक्य की शुरुआत में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीन पर पढ़ के इसको आप लोग अच्छी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़िए और समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए अपने स्क्रीन पर फिर देखिए, एक प्रकार का अधीनस्थ उपवाक्य जिसका उपयोग किसी संज्ञा को संशोधित करने या उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में वह, कौन, किसका, किसको, कहाँ, कब और कौन शामिल होता है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीन पर आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए फिर आगे अब देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीन पर आप पढ़िए और इसको समझिए कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों के संबंध का भाव प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्क्रीन पर अपना देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आगे फिर आइए कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी एक छोटी सी इसकी परिभाषा है जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। जो सर्वनाम शब्द को व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध को दर्शाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसे भी आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसका एक छोटे सा परिभाषा है, ये याद करने योग्य है, तो आप लोग याद कीजिए। फिर आगे अब हम बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या है। अब दूसरों शब्द में इसे क्या कहते हैं, देखिए। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक,
तो इसे भी आप लोग समझिए अच्छे से और इसको फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसके बारे में और आगे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके स्क्रीन पर जिन शब्दों से दो वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अभी और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो और आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में विस्तार से फिर हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके स्क्रीन पर आ गया संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, तो इसको पहचानेंगे हम इस वीडियो में। अब देखिए, जो कि, जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जिसकी उसकी, जिसने, तैसी। ठीक है, तैसी, जहाँ वहाँ, जितना उतना, जो वह, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जब तक आदि सर्वनाम शब्द का संबंध स्पष्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसे भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी और इसके बारे में जानेंगे पूरे गहराई। इसलिए आप लोग को पार्ट बाय पार्ट बताने जा रहा हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए अब आगे फिर जानेंगे इसके बारे में। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने। कर्म जिसे, जिनको, जिन्हें, जिनको। करण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। ठीक। संप्रदान, संप्रदान में आपको आ गया जिसको, जिसके लिए, जिनको, जिनके लिए। आपादान, आपादान में जिससे अलग होने यानी जिनसे अलग होने। संबंध में आपका है जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण में आ गया आपका जिस पर, जिसमें, जिस पर, जिसमें। ये सब आपका आ गया। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छी से अपने से पढ़ के और समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अभी इसमें और भी जानना है। ठीक है, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में आप लोग को समझने के लिए लाए हैं ताकि आप पढ़ के समझ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब उदाहरण के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि उदाहरण क्या है इसका। ठीक है, यह वही लड़की है जो गांव में गई थी। तो स्पष्टीकरण में देखिए, स्पष्टीकरण इसका किया गया है कि इस वाक्य में यह और जो का प्रयोग करके लड़की और गांव का आपस में संबंध बताया जाता है। यह वही लड़की है जो, ठीक है, तो वही और जो इसी को संबंध बताता है आपस में। ठीक है, गांव का संबंध बताता है, इसे पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। तो यह वही बाइक है जो मुझे अच्छी लगती है। तो स्पष्टीकरण में इस वाक्य में यह और जो का प्रयोग करके दो वस्तुओं के बीच का संबंध बताया गया है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं, तो वाक्य के द्वारा इसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम फिर बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया, जैसे बीज बोओगे वैसे फल मिलेगा। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में इसका क्या है, तो इस वाक्य में जैसे वैसा शब्दों का प्रयोग करके बीज एवं फल के बीच संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, पढ़ के इसको स्क्रीन पर आपके सामने है, तो आप इसको समझिए और पढ़िए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इसके बारे में अभी और जानेंगे, इसलिए पूरे विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आपके सामने अब भी आने वाले और उदाहरण है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया और सारे उदाहरण। तो अब इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। स्पष्टीकरण में अब इसको समझेंगे। इस वाक्य में जैसा वैसा
शब्द का प्रयोग करके कर्म और फल के बीच को संबंध को बताने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो स्पष्टीकरण में इस वाक्य में जैसा वैसा शब्द का प्रयोग करके कर्म और फल के बीच संबंध बताने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य से आप समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। ठीक है, कि तो चलिए अब आगे फिर चलते हैं। हम अभी और जानेंगे इसके बारे में और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए और समझेंगे, और आपके स्क्रीन पर आगे आने वाला है तो और हम समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब वाक्य उदाहरण। जो मेहनत करता है वह जीत जाता है। ऊपर वाक्य में मेहनत और जीत में संबंध दिखाया गया है। ठीक है, मेहनत और जीत में क्या दिखाया गया है? संबंध दिखाया गया है। ठीक है, जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला। ऊपर वाक्य में काम और उसके परिणाम का संबंध दिखाया गया है। तो इस वाक्य उदाहरण से आप लोग अच्छी तरह से इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल से। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िए और समझिए अच्छी तरह से वाक्य उदाहरण को। इसमें 2 दिया है वाक्य उदाहरण, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए और पढ़िए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार से इसको और जानेंगे ताकि कोई कमी रह ना जाए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बड़े आराम से मैंने बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है कि इसमें कौन कौन आता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको अब हम समझेंगे। जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाई करेगा वह पास हो जाएगा। ऊपर वाक्य में पढ़ाई और पास होने में संबंध बताया गया है। ठीक है, जो कोशिश करते हैं वे कामयाब ही होते हैं। तो वो बात जगह जगह फैल गई। जो पाप करेगा वह सजा पाएगा। तो इस सब वाक्य दिया गया है कि वो बात जगह जगह फैल गई। ठीक है, तो बात और फैलना ये संबंध बनाता है। ठीक है, जगह जगह का। ठीक है, जो पाप करेगा वह सजा पाएगा, तो पाप और सजा ये भी संबंध बनाता है इसमें। ठीक है, तो आज इसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आ गया निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, तो वीडियो को पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम जानेंगे निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन निजात का वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और इसको समझिए। ठीक है, जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन निजात का वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ गए हम। देखिए निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व यानी कब्जा, ब्रैकेट में कब्जा दिया है, स्वामित्व कब्जा को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसको आराम से हम पढ़ सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु या व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के स्वामित्व को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा सर्वनाम आते हैं? तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने के लिए करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वक्ता या लेखक स्वयं अपने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आप स्क्रीन पर इसको भी देखिए और इसको भी समझिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसको हम देखते हैं। तो चलिए इस प्रकार, अब इसको समझेंगे किस प्रकार। तो इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका
प्रयोग कराता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः और स्वयं। आप उदाहरण में जैसे में आप देख रहे हैं कि आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं ये सब है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण, थोड़ा सा इसको उदाहरण मैं लूँगा और इसको समझूंगा। अब देखिए उदाहरण क्या है। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। तो इस वाक्य में वक्ता आप शब्द को स्वयं के लिए कर रहा है, इसलिए यह आप शब्द वाक्य के द्वारा निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण के बारे में। तो चलिए फिर हम आगे की ओर चलते हैं और इसको अच्छी तरह से फिर समझेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। समझ गए ना? निजवाचक सर्वनाम में इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। ठीक है, तो जो सर्वनाम तीन पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, यानी निजी अपना बोध कराता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजी का मतलब कि अपना खुद। अगर कोई भी वाक्य में निजित्व का बोध कराता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार स्क्रीन पर पढ़ के समझ। चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा। तो आज हम इस प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, फिर एक बार, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोग इस परिभाषा से समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की छोटी परिभाषा। ठीक है, अब छोटी परिभाषा को हम समझेंगे। वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी प्रश्न में विषय के रूप में किया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी प्रश्न में विषय के रूप में किया जाता है, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है। किसी प्रश्न में विषय आमतौर पर सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच आता है। विषय को खोजने के लिए प्रश्न के सभी शब्दों को रखें और इसे एक घोषणात्मक वाक्य में बदल दें। ठीक है, अब वाक्य देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या आपने उस सामान को रखने का फैसला किया? तो इस वाक्य में यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपने उस सामान को रखने का फैसला किया? तो इस क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। अब इसको घोषणात्मक वाक्य में बदलेंगे। कैसे? देखिए, आपने उस सामान को रखने का फैसला किया, तो ये घोषणा हो गया कि हाँ, आपने उस सामान को रखने का फैसला किया। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वे अक्सर एक प्रश्नवाचक शब्द या सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। इसके बाद विषय और फिर मुख्य क्रिया आती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए प्रश्न, आपका नाम क्या है? तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वे अक्सर एक प्रश्नवाचक शब्द या सहायक क्रिया से शुरू होते हैं और इसके बाद विषय और फिर मुख्य क्रिया आती है। तो उदाहरण के लिए प्रश्न, आपका नाम क्या है? तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या है। विषय आमतौर पर क्रिया से पहले आते हैं। विषय क्या है? आमतौर पर क्रिया से पहले आते हैं। विषय शब्द हैं जो आपको प्रश्न पूछते समय मिलता है। विषय वह शब्द है जो आपको प्रश्न पूछते समय मिलता है। जैसे आप देखिए, कौन या क्या पहले आया, फिर क्रिया आया, प्लस क्रिया प्लस वाक्य का बाकी हिस्सा आता है। ठीक है,
जैसे अब उदाहरण में हम देखेंगे, उस लड़के के गांव का नाम क्या है। उस लड़के का नाम, गांव का नाम क्या है, तो विषय है गांव और क्या ये प्रश्न है। तो इसे आप समझ सकते हैं। वह लड़का कहाँ क्या करता है, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम समझेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द एक फंक्शन शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, एक फंक्शन शब्द है जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि क्या, कौन, कब, कहाँ, कौन, किसका, क्यों, तो ये सब फंक्शन शब्द है। तो अब आगे बढ़ेंगे। फिर कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम अधिकार दिखाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के सामान्य उदाहरण में कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे शामिल है। तो ये सब क्या है, ये सब अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। फिर अब आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। प्रश्नवाचक और उदाहरण क्या है। प्रश्नवाचक और उदाहरण क्या है, तो यहाँ अब देखिए हम समझते हैं इसको। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य है जो प्रश्न पूछता है। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य है जो प्रश्न पूछता है। इसका प्रयोग कई चीज़ों पूछने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग कई चीज़ें पूछने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि किसी ने कुछ क्यों किया, तो ये एक प्रश्न पूछा गया, ठीक है। कोई हाल ही में क्या कर रहा है, तो ये भी प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। प्रश्नवाचक एक प्रश्न पूछते हैं और उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न चिन्ह के बारे में जानेंगे कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है, ठीक है। इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में कहते हैं। क्वेश्चन मार्क देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है। तो एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग प्रश्नवाची वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रश्न हम पूछते हैं उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। अब वीडियो समाप्त हो गया, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।